बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 18 अप्रैल है, दिन है पीर का और साल 2022। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि गुज़िश्ता 9 रोज़ में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कौन से 3 अहम एतराफ़ किए हैं। यानी 9 अप्रैल को जब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को वज़ारत उज़्मा के ओहदे से उतारा गया था, तब से लेके आज 18 अप्रैल तक वो कौन से 3 एतराफ़ हैं जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने किए हैं। और इसके साथ साथ आप नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि इमरान ख़ान साहब ने आइनी और कानूनी हदूद से तजावुज़ करने पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इस्तीफ़ा क्यों नहीं मांगा, इस्तीफ़ा क्यों नहीं लिया और ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात जो है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन इससे पहले बात करेंगे जो पंजाब का बहरान है, जहां आज हमज़ा शहबाज शरीफ ने इस बात का ऐलान किया है कि जो सूबा है वो चीफ मिनिस्टर के बग़ैर चल रहा है। तो इस मामले पर कि जो गवर्नर हैं वो हल्फ बर्दारी की तकरीब को मुनक़्क़िद नहीं कर रहे, तो इस मामले पर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। यानी जिस तरीके से पहले कायदे-ए-ऐवान के इलेक्शन के लिए मुसम्मिक नवाज़ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट गई थी, लाहौर हाई कोर्ट का पहले फ़ैसला आया, लेकिन उस फैसले के ख़िलाफ़ फिर परवेज़ इलाही साहब ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। उस इंट्रा कोर्ट अपील में हाई कोर्ट का दूसरा फ़ैसला आया और अब ये लग रहा है कि जो कायदे-ए-ऐवान का पंजाब असम्बली में इलेक्शन हुआ है, एक बार फिर ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज काफ लीग की भी पार्टी का पार्लिमानी इजलास हुआ है, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जानिब से ये कहा गया है कि जो 16 अप्रैल को कायदे-ए-ऐवान पंजाब असम्बली से हमज़ा शहबाज शरीफ को मुंतखब करवाया गया है, उसमें परवेज़ इलाही ने इस इलेक्शन को, इस काउंटिंग को जो 16 अप्रैल को हुई है, उसे बोगस और गैर कानूनी, गैर आइनी करार दिया है। और परवेज़ इलाही साहब ने इस बात का इंदिया भी दिया है कि जो 16 अप्रैल के इलेक्शन के बाद जो गवर्नर ने एतराज़ उठाया है और जो एडवोकेट जनरल पंजाब की ओपिनियन आई है, ये सूरत हाल जब तक वाज़ेह नहीं हो जाती तब तक कोई फ़ैसला नहीं करेंगे, और जैसे ही सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी तो फिर इस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने के हवाले से कोई हतमी फ़ैसला जो है वो किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पंजाब में इलेक्शन हो गया, उसके बावजूद भी जो गवर्नर हैं वो हल्फ जो है वो लेने के लिए तैयार नहीं। और ऐसी सूरत हाल हमें मरकज़ में अभी तक दिखाई दे रही है कि जो मुत्तहिदा हुक्मरान जमातें हैं, यानी जो इस मुत्तहिदा अपोजिशन से इक़्तिदार में आने वाली सियासी जमातें हैं, जिसे मुत्तहिदा हुक्मरान जमात भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी वफाकी काबीना के जो नाम है फाइनलाइज़ कर लिए हैं। वो तकरीबन नाम जो है वो ऐवान सदर तक पहुंचा भी दिए गए हैं, लेकिन जो सदर साहब हैं उन्होंने हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है वो मुनक़्क़िद करने से इनकार कर दिया है। आज नए वफाकी वज़रा की नई वफाकी काबीना की जानिब से सदर मुमलिकत ने हल्फ लेना था, ऐवान सदर में इस हवाले से तकरीब का इनेकाद किया जाना था, लेकिन ऐन मौके पर एक मरतबा फिर जो है वो आरिफ अलवी साहब ने इस तकरीब के इनेकाद से इनकार कर दिया, हल्फ लेने से इनकार कर दिया। और अब ये बताया जा रहा है कि जो हल्फ बर्दारी की तकरीब है नई वफाकी काबीना के हवाले से वो 1 से 2 रोज़ में मुनक़्क़िद की जाएगी। और ये जो हल्फ है वफाकी वज़रा से हल्फ जो है वो सदर आरिफ अलवी नहीं बल्कि जो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी है वो नई वफाकी काबीना से हल्फ लेंगे। तो ये आपके सामने सारी सियासी सूरत हाल है, बल्कि आइनी सूरत हाल है कि गवर्नर भी एक आइनी मनसब है और जो सदर है वो भी आइनी मनसब है। इन दोनों ओहदों पर बैठे हुए शख्सियात को अपनी सियासी वाबस्तगी से बालातर होना चाहिए, लेकिन वो किस तरीके से एक सियासी वर्कर के तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन का किरदार अदा कर रहे हैं, ये भी नाज़रीन तारीख़ में लिखा जाएगा, तारीख़ में जाना जाएगा, और किस तरीके से याद किया जाएगा इसका फ़ैसला जो है वो आने वाला वक्त ही करेगा। अब हम बात कर लेते हैं जो खान साहब ने आज सहाफ़ियों के साथ एक मुलाकात की है, और इस मुलाकात में खान साहब ने पिछले गुज़रे 9 रोज़ में 3 अहम एतराफ़ किए हैं। वो एतराफ़ क्या हैं वो सबसे पहले आपको बताएंगे, और फिर ये क्या मामला है कि खान साहब ने अपनी आइनी और कानूनी हदूद से तजावुज़ करने के बावजूद खान साहब इल्ज़ाम भी लगाते हैं, लेकिन उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रिज़ाइन नहीं मांगा, उनसे इस्तीफ़ा नहीं मांगा। ये क्या मामला है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले जो खान साहब आज सहाफ़ियों के साथ मुलाकात में फ़राह खान साहबा का जो दिफ़ा करते रहे, इस पर मुझे बड़ी हैरानी हुई है कि फ़राह खान साहब से साहिबा से मुतल्लिक़ खान साहब ये फरमाते हैं कि वो तो एमपीए नहीं थी, उनके पास कोई ओहदा नहीं था, वो मिनिस्टर नहीं थी, तो वो किस तरीके से पैसे पकड़ सकती थी। खान साहब लगता है कि मासूम बहुत हैं या मासूम बनने की वो कोशिश करते हैं। वैसे हमने देखा है कि एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। कई मरतबा उन्होंने बिलावल की नकल उतारी है, उन्होंने नवाज शरीफ की नकल उतारी है, जरदारी की नकल उतारी है, लेकिन यहाँ पर खान साहब पकड़े गए हैं।
खान साहब कहते हैं कि फ़राह खान के पास ना कोई ओहदा था, ना वो MPA थे, ना वो उनके पास वजारत थी। तो कौन सा वजीर जो है वो डायरेक्टली पैसे पकड़ता है? पैसे पकड़ने के लिए आगे बंदे बिठाए होते हैं, फ्रंटमैन बिठाए होते हैं, जो मिनिस्टर की बिहाफ के ऊपर, जो ओहदे वाले की बुनियाद के ऊपर पैसा पकड़ता है। जो ओहदे पर लोग बैठे होते हैं वो इतने बेवकूफ़ नहीं होते, और खान साहब को भी इस बात का बखूबी इल्म है। अब आपके सामने है, मैं एक किस्सा आपको नाज़रीन को सुना देता हूँ फ़राह खान से मुतल्लिक। जब नई नई खान साहब की पंजाब में और मरकज़ में हुकूमत आई थी, तो पाकपतन में एक वाक़या पेश आया था, जिसमें एक SP थे गालिबन, जिनका नाम रिजवान गोंदल था। उन्हें किस तरीके से, किसके कहने के ऊपर ट्रांसफ़र किया गया, वो नाज़रीन शख्सियत थे उस्मान बुज़दार ने ट्रांसफ़र किया था, और ट्रांसफ़र करवाने वाली शख्सियत थे एहसन गुज्जर साहब। और एहसन गुज्जर नाज़रीन वो शख्सियत हैं जो फ़राह खान साहबा के हस्बैंड हैं, उनके खामंद हैं, और बाकायदा अदालत में आके इस बात का एतराफ़ किया गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने साबिक़ चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार के सामने एतराफ़ किया गया था। और फिर इस इशू के ऊपर जो चीफ मिनिस्टर साहब थे उस्मान बुज़दार, उन्हें अदालत में बुलाया गया था, उन्हें वार्निंग दी गई थी। और फिर आपके सामने है कि आज तक रिजवान गोंदल को, क्योंकि फ़राह खान साहबा नहीं चाहते थे, उनके पीछे जो उनकी एक दोस्त हैं वो नहीं चाहते थे कि रिजवान गोंदल को दोबारा कोई ओहदा मिले, तो गोंदल साहब को कोई ओहदा उनके मनसब के मुताबिक, उनकी जो काबिलियत है, सलाहियत है, उसके मुताबिक आज तक नहीं मिल सका। और ये ज़बान ज़द-ए-आम है पंजाब के अंदर कि जो कमिश्नर लगते रहे, जो DC लगते रहे, जो और दीगर ओहदों पर जो तैनातियाँ होती रहीं, उसमें करोड़ों रुपए लिए जाते रहे। और ये तमाम जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती थी वो करते थे बुज़दार साहब थे, लेकिन जो असरअंदाज शख्सियत होती थी वो मुबैना तौर पे जो फ़राह खान साहिबा हैं वो असरअंदाज होती थी। तो इस तरह से पैसे पकड़ने में और किसी ओहदेदार के ऊपर असरअंदाज होने में कोई ओहदा होना ज़रूरी नहीं, बल्कि हमने देखा है कि जो लोगों के स्पॉन्सर होते हैं वो असरअंदाज होते हैं। जब जिनको वो स्पॉन्सर करते हैं वो हुकूमत में आ जाते हैं, किसी ओहदे पे आ जाते हैं, पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते हैं, तो फिर वो अपना उस ऑफिस के ज़रिए अपना काम निकलवाते हैं, अपना फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं। दूसरी जो बात आप नाज़रीन के साथ मैंने शेयर करनी थी, वो जो खान साहब ने कहा है कि तोशा खाना के ऊपर उन्होंने कहा कि मेरी मर्ज़ी, मेरे तोहफे थे, मैंने बेच दिए, मेरे तोहफे मेरी मर्ज़ी। तो खान साहब रियासत मदीना की बात करते हैं। क्या रियासत मदीना का जो खलीफा था उससे अगर उसके कुर्ते से मुतल्लिक पूछा गया, क्या हज़रत उमर ने उसका ये जवाब दिया था कि मेरा कुर्ता मेरी मर्ज़ी, मैंने बनाया है, तुम पूछने वाले कौन होते हो, तुम्हारा सवाल करने का जवाब नहीं बनता, तुम्हारा घटिया किस्म का सवाल है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। हज़रत उमर ने ऐसा जवाब नहीं दिया, बल्कि उस कुर्ते का जो कपड़ा था, क्योंकि सबको पता था ये कपड़ा कहाँ से आया है, हज़रत उमर ने काजी के पास जाकर उस कुर्ते का हिसाब दिया, कुर्ते के एक छोटे से हिस्से का, कपड़े के हिस्से का, उसका जाके जवाब दिया। अब खान साहब से तो तोशा खाना से मुतल्लिक अदालतें पूछती रहीं, खान साहब ने नहीं बताया। अब चूँकि सारी कहानी खुल के सामने आ गई है, एक एक चीज़ सामने आ चुकी है कि कितने तहाइफ़े, कितनी कीमत दी गई, कितनी मालियत थे, और अब खान साहब कहते हैं कि मेरे तोहफे थे, मेरी मर्ज़ी। तो खान साहब को कोई बताए, खान साहब बहुत मासूम आदमी लगते हैं, बहुत या मासूम बनने की कोशिश करते हैं। ये तोहफे खान साहब को नहीं दिए गए थे। ये तोहफे जो भी इस मनसब पे आता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, अवाम का मुंतखब नुमाइंदा हो ना हो, चाहे कोई डिक्टेटर हो, इस ओहदे पे जो भी आता है उसको ये तोहफे उसकी शक्ल दे के, उसका नाम दे के नहीं दिए जाते। गैर मुल्की सरबराहान ये जो तोहफे देते हैं, रियासत के ओहदे को देते हैं, रियासत के वज़ीर आज़म को देते हैं। पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म होता है, जिसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं, उससे जो है वो ये तोहफे मिलते हैं। अच्छा, माजी में भी लोग तोहफे लेते रहे, किसी ने तोहफा लेके ये तो नहीं किया कि मार्केट में फ़रोख्त कर दे। इतना ज़रूर किया गया कि पहले जो कानून के मुताबिक कीमत होती थी वो 10% होती थी, 15% या 20% होती थी। आपने कहा कि हमने 50% कर दी, लेकिन आपने 50% करने से पहले जो 10%, 15%, 20% की अमाउंट थी, आपने उससे फ़ायदा उठाने के बाद इसको 50% किया। लेकिन आपने मिसाल ये कायम की कि आपने तो इसका पहले जवाब नहीं दिया। आपने गैर मुल्क के दीगर ममालिक के साथ, जो दोस्त ममालिक के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, उनके पीछे छुपने की कोशिश की, अदालत को नहीं बताया, और अब आप कहते हैं कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी। तो खान साहब ऐसे नहीं चलेगा, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, और ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो तोहफ़े आपने हासिल किए हैं, इसकी पेमेंट आपने कौन से अकाउंट से की, आपने की या आपके बिहाफ पर आपके किसी स्पॉन्सर या किसी ATM ने की। तीसरी बात करके जो असल खबर है आज की, उस पर आप नाज़रीन के साथ में जो डिटेल है वो शेयर करूँगा। तीसरी जो बात मैंने शेयर करनी है, जिसमें खान साहब कहते हैं कि मेरे खिलाफ जो साजिश हुई अदम एतमाद की, वो नवंबर में शुरू हुई और जनवरी में अदम एतमाद लाने का प्लान बना लिया गया। तो जिस लेटर की आप बात करते हैं वो तो 7 मार्च को मिला। अब आप कहते हैं कि नवंबर में साजिश का आगाज़ हुआ और जनवरी में तहरीक अदम एतमाद का प्लान बना। तो फिर आपने तो अपनी गलती का एक तरीके से एतराफ़ कर लिया
अपनी लाइलमी का एतराफ़ कर लिया कि आप मीडिया में जाके, आप जलसों में जाके कुछ और बात करते हैं, लेकिन जब आपके साथ सहाफ़ी घर में मुलाकात करने के आते हैं तो वहाँ पर कोई और बात करते हैं। अब 9 रोज़ के अंदर जो खान साहब ने 3 एतराफ़ किए हैं, एक तो खान साहब ने यह एतराफ़ कर लिया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ के खिलाफ रेफरेंस दायर करना हमारी गलती थी। बहुत अच्छी बात है, खान साहब को इस बात का रियलाइज़ हो गया, लेकिन खान साहब जो उनकी एक साख को, जो उनकी किरदार कुशी की गई, जो उनकी एक करैक्टर एंड असैसिनेशन की गई जस्टिस काजी फ़ाइज़ की, उस पर माफ़ी कौन मांगेगा। आपके जो सोशल मीडिया के ट्रोल्स हैं आज भी मनी ट्रेल की बात करते हैं। आपने इस बात का तो किस्सा ही ख़त्म कर दिया कि रेफरेंस बनता नहीं था, ये हमारी गलती थी। हालांकि मनी ट्रेल जस्टिस काजी फ़ाइज़ और उनकी अहलिया दे चुके हैं, लेकिन चूंकि FBI में एक ऐसे बंदे को बिठाया गया जो शहजाद अकबर का क्रोनी था, दोस्त था, और जिसके फ़रोग नसीम के साथ भी मरासम थे, सरकारी अफसर था, लेकिन ज़ाहिर सी बात है तरक्की के लिए दोस्तें भी हो जाती हैं, तो उसने उस मनी ट्रेल को एक्सेप्ट नहीं किया। अब खान साहब ने गलती का एतराफ़ कर लिया है तो बड़ेपन का मुजाहरा करें, अपनी गलती के ऊपर नदामत का, और माफ़ी अगर हो सके तो माफ़ी भी ज़रूर मांगे। दूसरी जो गलती खान साहब ने की कि मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही अमेरिका के खिलाफ नारे लगवाऊंगा। मुझसे अड्डे अमेरिका ने नहीं मांगे, बल्कि इंटरव्यू में मुझसे सवाल हुआ तो मैंने कहा कि मैं अड्डे नहीं दूंगा। यानी खान साहब इस बात का क्रेडिट ले रहे थे कि अमेरिका ने मुझसे अड्डे मांगे, मैंने अड्डे नहीं दिए तो अमेरिका मेरे खिलाफ हो गया। अब खान साहब ने खुद ही अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया है कि मुझसे अड्डे मांगे नहीं गए थे। एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा तो मैंने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, और यह भी मेरी गलती थी। तीसरा, खान साहब ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगाना मेरी गलती थी। तो खान साहब आज अपनी तीसरी गलती का एतराफ़ कर रहे हैं, और खान साहब ये कह रहे हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस लाएंगे। यानी एक मरतबा फिर आप अदलिया में एक नया महाज खड़ा करने वाले हैं। पहले महाज का भी फैसला नहीं हुआ, वहाँ पर आपके लोग जिस तरीके से असिस्ट कर रहे हैं, कभी अब आएँ सुप्रीम कोर्ट में और देखें आपके वकला की वहाँ पर कारकर्दगी क्या है। और फिर खान साहब ये कहते हैं कि मालूम नहीं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार निकलेंगे। यानी मैंने तकर्री कर दी, मुझसे गलती होगी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये जानिबदार निकलेंगे। तो खान साहब जिसको जानिबदार कह रहे हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे गैर जानिबदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। लेकिन बहरहाल खान साहब ने जो ये कहा इसी साथियों के साथ मुलाकात में कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 3 ऑप्शन दिए गए। एस्टेब्लिशमेंट की जब बात हो गई तो जाहिर सी बात है मुलाकात करने के लिए बाजवा साहब गए थे। उनके साथ तो DGISI हैं जो उनके साथ रेटिंग के अपने ग्रेड के हवाले से बहुत नीचे के अफसर हैं। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब। खान साहब कहते हैं कि मुझे 3 ऑप्शन दिए गए। एक दिया गया कि रिज़ाइन कर दूँ, दूसरा दिया गया कि अदम एतमाद का सामना करूँ, तीसरा ऑप्शन दिया गया कि इलेक्शन करवा दूँ, असम्बली तहलील कर दूँ। तो मैंने तीसरे ऑप्शन को एक्सेप्ट किया। तो खान साहब आप तो एतराफ़ कर रहे हैं कि आपको आके आर्मी का तो सियासत में कोई काम नहीं, आर्मी तो कहती है कि हम सियासत से न्यूट्रल हो चुके हैं। तो जब आपके पास आए थे तो आपने ये ऑप्शन जब दिए गए तो आपने बाजवा साहब से इस्तीफ़ा क्यों नहीं मांगा? जब जनरल ज़हीरुल इस्लाम की साजिश की बात की जाती है कि आप जो धरना 2014 में लेके आए थे, जब ये इल्ज़ाम लगता है तो आप ये जवाब देते हैं कि नवाज शरीफ ने उस वक्त DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम से इस्तीफ़ा क्यों नहीं मांगा? मैं अगर वज़ीर आज़म होता तो ज़हीरुल इस्लाम से इस्तीफ़ा मांग लेता। तो खान साहब अगर वैसे तो एस्टेब्लिशमेंट ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि ऑप्शन हमने नहीं, ऑप्शन ऑफ की तरफ से दिए गए थे। आपने हमें बुलाया था, जो डेडलॉक पैदा हुआ था उसका हल निकालने के लिए आपके कहने पर आए थे। लेकिन आज खान साहब फिर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो अगर आपने इल्ज़ाम लगाया है तो खान साहब इस बात का भी जवाब दें कि जब फौज, एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी चीफ, DGISI अपनी हदूद से, आईनी और कानूनी हदूद से तजावज़ कर रहे थे तो आप मुल्क के वज़ीर आज़म थे। आपने बाजवा से और DGI से इस्तीफ़ा क्यों नहीं मांगा? जिस तरीके से आपने कहा कि नवाज शरीफ को जनरल ज़हीरुल इस्लाम से इस्तीफ़ा मांगना चाहिए था, आज आप पर भी सवाल बनता है कि आपको भी इस्तीफ़ा मांगना चाहिए था अगर आप अवाम के वज़ीर आज़म थे। लेकिन अगर आप कठपुतली थे, अगर आप सिलेक्टेड थे, तो फिर आप में यह बात करने की जो आप जुर्रत कर रहे हैं, आपको ये बात उस वक्त करनी चाहिए थी, उस वक्त बतानी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल मेरी जो खबरें हैं, जो डिटेल हैं, उसका इख्तिताम होता है। आप नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।